नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट खांडवा में सबको स्वागत है। तो हमारा नया सीरीज माय बोर्न होमवर्क एकांतिक चर्चा का पहला वीडियो में बनाने के लिए जा रहा हूँ। ओके, तो इसमें बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था मेरे पास, तो उसमें से मैं 5 क्वेश्चन पिक किया हूँ। ओके, और 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में। और माय बोर्न होमवर्क एकांतिक चर्चा ये जो सीरीज है ना, हर पार्ट में आपको 5 सवाल का आंसर मिलेगा। ओके, माय बोर्न होमवर्क का बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन किया है, उसके बाद उसका आंसर दूंगा एक एक करके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो किया है ना, वो है प्रॉप्स का इनर और आउटर लेंथ कितना है सर। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, तो प्रॉप्स का जो लेंथ है ना, ये डिपेंड करते कहाँ पे आप प्रॉप्स यूज कर रहे हैं। ओके, कौन सा बिल्डिंग में आप प्रॉप्स यूज कर रहे हैं। ओके, बिल्डिंग का हाइट कितना है उसका ऊपर डिपेंड करते प्रॉप्स का लेंथ। ओके, प्रॉप्स का 2 पार्ट रहता है, एक इनर पार्ट और एक आउटर पार्ट। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ प्रॉप्स का बारे में। तो आप लोगों को मैं इसका स्टैंडर्ड लेंथ बताता हूँ। ओके, 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर प्रॉप्स का लेंथ होता है। 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर कैसे? इनर का लेंथ 1.5 मीटर और आउटर का लेंथ 1.5 मीटर। प्रॉप्स का 2 पार्ट रहता है, एक इनर पार्ट है और एक आउटर पार्ट है। ठीक है, उसके बाद 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। प्रॉप्स का जो आपका 2 मीटर बाय 1.5 मीटर है ना, इनर आपका 1.5 मीटर है और आउटर 2 मीटर है। उसके बाद 2 मीटर बाय 1 मीटर, इनर है 1 मीटर और आउटर है 2 मीटर। देखो आप लोग अभी प्रॉप्स का जो लेंथ है, लेंथ और इसका एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसका ऊपर डिपेंड करते हुए प्रॉप्स को 6 भाग में भाग किया गया है। P1, P2, P3, P4, P5, P जूनियर। ओके, अकॉर्डिंग टू लेंथ और एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो आप लोगों को मैं बता दिया प्रॉप्स का 2 पार्ट है अभी, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। ओके, तो आउटर पार्ट को, प्रॉप्स का जो आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट को बोलते हैं क्लोज्ड पार्ट और इनर पार्ट को बोलते हैं एक्सटेंडेड पार्ट। ओके, जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद आपका जो प्रॉप्स का इनर ओडी रहता है, आउटर डायमीटर, उसका रहता है स्टैंडर्ड 48.30 mm और आउटर ओडी रहता है 60.30 mm। ओके, प्रॉप्स का थिकनेस जनरली आपका 2 से 3 mm का अंदर रहता है। ओके, और प्रॉप्स आपका MS सर्कुलर जो ट्यूब है वो ट्यूब से बनता है। ओके, इसका इनर ओडी रहता है 48.30 mm, जो एक्सटेंडेड पार्ट है प्रॉप्स का, आउटर ओडी रहता है 60.30 mm। ओके, तो अभी आप लोग समझ गया है ना प्रॉप्स का लेंथ कितना है। ठीक है, इनर का लेंथ कितना है, आउटर का लेंथ कितना है। तो ये कहाँ पे आप प्रॉप्स लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड लेंथ मैंने बता दिया है, 2 मीटर बाय 1.5 मीटर, 2 मीटर बाय 1 मीटर, 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर, ये सारे प्रॉप्स का स्टैंडर्ड लेंथ है। ओके, एक का इनर पार्ट का लेंथ और आउटर पार्ट का लेंथ। इनर पार्ट को एक्सटेंडेड पार्ट बोला जाता है, आउटर पार्ट को क्लोज्ड पार्ट बोला जाता है। ओके, इनर पार्ट का डायमीटर है 48.30 mm, आउटर पार्ट का डायमीटर है 60.30 mm। ठीक है, प्रॉप्स को लोड कैरिंग कैपेसिटी और लेंथ का ऊपर डिपेंड करते हुए 6 भाग में भाग किया गया है, P1, P2, P3, P4, P5 और P जूनियर। ओके, देखो और एक बात समझ लो आप लोग, प्रॉप्स का
आउटर पार्ट का लेंथ जब 3 मीटर से ज़्यादा रहेगा तब आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो प्रॉप नाट रहेगा, जहाँ पे प्रॉप नाट से 250 mm ऊंचाई में इनर पार्ट के साथ आपको कपलर लगा के 250 mm से 300 mm ऊंचाई में कपलर लगा के आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप अभी समझ गए होंगे प्रॉप्स का लेंथ कितना होता है। ओके, और इसके बारे में और भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल में। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, सर जी माइबॉर्न फॉर्मवर्क का स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताओ। तो मैं बता देता हूँ, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ मैं। पहले तो 1 नंबर फाइंड हाईएस्ट आरएल ऑफ द स्लैब। आप जो कंक्रीट फ्लोर में माइबॉर्न फॉर्मवर्क सेटिंग करोगे, ठीक है, तो वो फ्लोर का हाईएस्ट आरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो स्लैब का जो हाईएस्ट आरएल है, हाईएस्ट आरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाईएस्ट आरएल प्रोवाइड कौन करेगा? आपका सर्वेयर हाईएस्ट आरएल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपका वुडन किकर फिक्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्डिंग का आउटर साइड में वुडन किकर फिक्सिंग किया जाता है, इनर साइड में वुडन किकर नहीं फिक्सिंग किया जाता है। वुडन किकर ओनली सेटिंग फ्लोर में फिक्सिंग किया जाता है। ओके, 2 नंबर हो गया वुडन किकर फिक्सिंग। 3 नंबर हो गया वुडन थेसी वर्क एंड ग्रिड लाइन वर्क। ग्रिड लाइन भी मारना पड़ेगा कंक्रीट फ्लोर में, उसके बाद वुडन थेसी भी मारना पड़ेगा। ओके, तो ग्रिड लाइन और कंक्रीट फ्लोर में कैसे मारोगे आप? अब सर्वे पॉइंट के अकॉर्डिंग ग्रिड लाइन आपको मारना है। वो रेड ऑक्साइड आता है, रेड ऑक्साइड से ग्रिड लाइन मारा जाता है कंक्रीट फ्लोर में। उसके बाद वुडन थेसी वर्क, वो जो ग्रिड लाइन मारोगे उसी का अकॉर्डिंग वुडन थेसी मारना पड़ेगा, हर स्टॉपर पॉइंट में, हर कॉर्नर पॉइंट में। ठीक है, 2 वुडन थेसी का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 1 मीटर। ओके, तो ग्रिड लाइन और थेसी मार्किंग हो गया 3 नंबर पॉइंट। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है इरेक्शन वर्क। इरेक्शन करना पड़ेगा माइबॉर्न फॉर्मवर्क। ओके, पहले वॉल पैनल सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद टॉप पैनल सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद बीम पैनल जो रहेगा, उसके बाद एसेक्स जो रहेगा, उसके बाद एसएल, डेक पैनल, डीपी, ईबी, एमबी, ये सारे फिक्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इरेक्शन वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद लेवलिंग वर्क। देखो, माइबॉर्न फॉर्मवर्क में जब वॉल पैनल और वॉल टॉप पैनल का सेटिंग हो जाता है तब एक इनिशियल लेवलिंग किया जाता है ताकि फाइनल लेवलिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपको लेवलिंग चेक किया जाता है। ठीक है, तो कैसे? लेजर लेवलिंग मशीन से, ऑटो लेवल से, और आपका लेवलिंग वाटर लेवलिंग ट्यूब जो रहता है उसमें से आपका लेवलिंग कर सकते हो। ओके, उसके बाद कंक्रीटिंग करते, फाइनल लेवलिंग करके वॉल पैनल तो वॉल टॉप पैनल के बाद इनिशियल लेवलिंग करते, उसके बाद सारे कंपोनेंट सेटिंग करने के बाद फाइनल लेवलिंग करते, उसके बाद कंक्रीटिंग किया जाता है। ओके, तो इस तरह से माइबॉर्न फॉर्मवर्क सेटिंग किया जाता है। उसके बाद एक दोस्त सवाल किया है माइबॉर्न फॉर्मवर्क प्रैक्टिकली जो सेटिंग हुआ है साइट पे उसका एक वीडियो देखा। ठीक है, आप लोग देख लो तो कैसा है माइबॉर्न फॉर्मवर्क सेटिंग करने के बाद कैसा दिखते हैं। ओके।
उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है, माइबर्न होमवर्क का लेवल चेकिंग कैसे करते हैं, डिटेल्स में बताइए सर। तो अभी इसका पहली जो क्वेश्चन था, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस माइबर्न होमवर्क का, उसमें मैंने बताया है लेवल के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अभी आपको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ तो कैसे लेवलिंग किया जाता है, सुन लो। पहले माइबर्न होमवर्क का इनिशियल लेवलिंग किया जाता है। इनिशियल लेवलिंग कब किया जाता है? माइबर्न होमवर्क का जब वॉल पैनल और वॉल टॉप पैनल सेटिंग हो जाता है, तब माइबर्न होमवर्क का इनिशियल लेवलिंग किया जाता है। ओके, इनिशियल लेवलिंग कैसे किया जाता है? बाय वाटर लेवल पाइप से किया जाता है, उसके बाद ऑटो लेवल से किया जाता है, उसके बाद लेजर लेवलिंग मशीन से किया जाता है इनिशियल लेवलिंग। ओके, इनिशियल लेवलिंग करने में फ़ायदा क्या होता है आपको? तो आपका जो फाइनल लेवलिंग होएगा उसमें ज़्यादा एरर नहीं आएगा, तो यह भी आपका सॉल्व हो जाएगा इनिशियल लेवल में, ठीक है। उसके बाद फाइनल लेवलिंग। फाइनल लेवलिंग बोले तो कंक्रीट करने के लिए फॉर्मवर्क को पूरा रेडी करना है, ठीक है। तो आप वो लेवलिंग कैसे करोगे? आपका सारे लेवल चेक करना पड़ेगा। कैसे? आपका जैसा वॉल पैनल का, वॉल टॉप पैनल का, उसके बाद स्लैब का, उसके बाद आपका कीकर का, ठीक है। ये सारे लेवल आपको चेक करना पड़ेगा, इनर आउटर, ठीक है। तो साइड पे जो लेवल चेक किया जाता है ना, 3 तरीके से किया जाता है। एक नंबर बाय वाटर लेवलिंग पाइप, उसके बाद ऑटो लेवल, उसके बाद आपका लेजर लेवल, ठीक है। ऑटो लेवल और लेजर लेवल अभी ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। वाटर लेवल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है माइबर्न होमवर्क में, ओके। तो उसके बाद सारे जो डोर सपोर्ट आप लगाए हो डोर में, वो सारे आपको प्रॉपर होना चाहिए। एक डोर में 2 डोर सपोर्ट लगता है। उसके बाद वुडन थेसी पूरा बराबर होना चाहिए, ओके, ताकि बोर्ड का जो डिस्प्लेसमेंट ना हो, ओके, पूरा बराबर लाइन में रहे। उसके बाद आपका प्लम चेक करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सर्वे लाइन। प्लम क्यों चेक करना पड़ता है? वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए आपको प्लम चेक करना पड़ता है। उसके बाद अलाइनमेंट चेक करना पड़ता है, ओके। पूरा आपका जो वॉल है, वॉल एक लाइन में है क्या नहीं है, ये सारे चेक करना पड़ता है। उसके बाद पुश पुल प्रॉप्स फिक्सिंग करना पड़ता है। अलाइनमेंट जो क्लैंप है वो फिक्सिंग करना पड़ता है, ऑयलर क्लैंप फिक्सिंग करना पड़ता है। ये सारे अलाइनमेंट के लिए फिक्सिंग किया जाता है, ओके। उसके बाद आपका पिन वेजेस चेक करना पड़ेगा, पिन वेजेस का कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। पिन वेजेस का कनेक्शन राइट एंगल में होना चाहिए, ठीक है। आपका पिन वेजेस का दोनों डिस्टेंस मैक्सिमम आपको 300 mm होता है, 300 mm से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका संकर मटेरियल का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। संकर मटेरियल ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेट किया है क्या नहीं है। उसके बाद संकर मटेरियल का जो लेग है, आपका लेग भी चेक करना पड़ेगा, डेप्थ भी चेक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कीकर नट बोल्ट का पोजीशन चेक करना पड़ेगा। दोनों कीकर नट बोल्ट का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 600 mm, ओके। तो ये सारे चीज़ आपका फाइनल लेवलिंग में आता है, ओके। फाइनल लेवलिंग का मतलब ये नहीं है ओनली स्लैब का लेवल चेक, ओके। फाइनल लेवलिंग में इतना सारे चीज़ आता है, तो माइबर्न होमवर्क का फाइनल लेवलिंग में इतना सारे चेक करना पड़ेगा आपको, ओके। तब जाके माइबर्न होमवर्क फाइनल लेवलिंग कंप्लीट होएगा। अगले सवाल है, तो सेफ्टी ब्रैकेट का साइज कितना रहता है? आउटर सेफ्टी ब्रैकेट का साइज कितना रहता है और इनर सेफ्टी ब्रैकेट का साइज कितना है? तो आप लोग सुन लो, ठीक है। सेफ्टी ब्रैकेट देखो, माइबर्न होमवर्क साइड पे 2 टाइप का सेफ्टी ब्रैकेट यूज होता है। एक नंबर वॉल अटैच ब्रैकेट और 2 नंबर स्लैब अटैच ब्रैकेट, ओके।
वॉल अटैच ब्रैकेट का दो टाइप है, टाइप ए और टाइप बी। ओके, और स्लैब अटैच ब्रैकेट का एक ही टाइप है, टाइप सी। ओके, आपका बिल्डिंग का आउटसाइड में लगता है वॉल अटैच ब्रैकेट। ओके, और टाइप सी ओनली साचा में लगता है, साचा का ऊपर। ओके, देखो ये जो सेफ्टी ब्रैकेट होता है विथ कॉलर होता है, विदाउट कॉलर होता है। एक्चुअली हम लोग सेफ्टी ब्रैकेट का जो कॉलर रहता है उसमें हम लोग सेफ्टी नेट फिक्सिंग करते, सेफ्टी आपका बैरियर फिक्सिंग करते। ओके, सेफ्टी बैरियर का साइज जो रहता है ना 25 बाई 25 mm का स्क्वायर पाइप रहता है। ओके, तो सेफ्टी ब्रैकेट विथ कॉलर भी होता है, विदाउट कॉलर भी होता है। टाइप सी टाइप का जो ब्रैकेट है ये भी विथ कॉलर विदाउट कॉलर दोनों ही होता है। यहाँ पे आप लोग को मैं बताया वॉल अटैच ब्रैकेट का दो टाइप है, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, टाइप ए जो ब्रैकेट है ये विथ कॉलर है और टाइप बी जो ब्रैकेट है विदाउट कॉलर है। ओके, टाइप बी ये जो सेफ्टी ब्रैकेट है ना लिप का अंदर लगता है। ओके, ठीक है, अभी आप लोग को मैं साइज बता देता हूँ। 600 mm बाई 1 मीटर mm बाई 1 मीटर mm, ये स्टैंडर्ड है। ओके, देखो 600 mm का जो लेंथ है वॉल में अटैच रहेगा, 1 मीटर mm जो है इसमें एक्सेस करेंगे, सेफ्टी प्लेटफॉर्म रहेगा इसके ऊपर। उसके बाद 1 मीटर जो रहेगा एक कॉलर का लेंथ है जहाँ पे हम लोग सेफ्टी बैरियर लगाएंगे, सेफ्टी नेट लगाएंगे। ओके, ऐसे ही सेफ्टी ब्रैकेट का डायमेंशन मेंशन किया जाता है। उसके बाद और भी बता देता हूँ, 600 mm बाई 800 mm बाई 1 मीटर mm, 350 mm बाई 1 मीटर mm बाई 1 मीटर mm, 300 mm बाई 1 मीटर mm बाई 1 मीटर mm, 300 mm बाई 500 mm बाई 1 मीटर mm। उसके बाद 350 mm बाई 900 mm बाई 1 मीटर 400। ओके, ये आपका सेफ्टी ब्रैकेट का साइज हो गया। ओके, तो आप साइज पूछे थे, इसके लिए मैं साइज बताया, इसके साथ साथ सेफ्टी ब्रैकेट का डिस्क्रिप्शन भी दिया हो थोड़ा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।